बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 5 जनवरी और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। पहली खबर बल्कि पहली खुशखबरी, चौधरी निज़ामुद्दीन पसपा पाकिस्तान में ट्विटर बहाल। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। आज 5 जनवरी 2025 है। आज के दिन से चौधरी निज़ामुद्दीन की पसपाई शुरू होते हुए लग रही है, क्योंकि आज पहला दिन है मुद्दतों के बाद जब कोई कंक्रीट चीज़ सामने नज़र आई है जिसमें चौधरी निज़ामुद्दीन को अपने पांव पीछे करने पड़े हैं, अपने स्टेप्स वापस लेने पड़े हैं और पाकिस्तान में ट्विटर, जिसे आजकल एक्स कहा जाता है, उसको बहाल कर दिया है। ये बहाली इस वजह से भी हो सकती है कि कोई नई फायरवॉल हो, पुरानी ना चल रही हो, और या टेम्परेरीली किसी प्रेशर में आके ट्विटर को बहाल किया हो, फिर दोबारा कोई नई तरह की पाबंदियां लगाई जाएं। लेकिन वो जब होंगी तब की बात करेंगे। आज जो खबर है और जो ओवरऑल माहौल है, जिसमें हम पिछले 2-3 बल्कि 4 दिन से आपके सामने रिपोर्ट कर रहे हैं कि चौधरी निज़ामुद्दीन शदीद प्रेशर में हैं और उस प्रेशर में वो ऐसे फैसले ले रहे हैं, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, अपने टाउट्स के थ्रू ऐसी बयानबाजी करवा रहे हैं जिससे वाज़े तौर पर पता चलता है कि जैसे जैसे 20 तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे चौधरी साहब के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब 20 तारीख को कुछ बहुत ही ड्रामाई होना है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन चौधरी साहब के हाथ पांव फूल रहे हैं और वो उस प्रेशर को बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अब ये जो ट्विटर की बहाली है, इसमें कई वजूहात हो सकती हैं। मैंने जैसे आपको कहा, फायरवॉल की वजह भी हो सकती है। और कल जो खबर आई थी, जो कि आप सबके सामने हमने रखी थी, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, वाशिंगटन डीसी बेस्ड ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह बताया था कि पाकिस्तान अब दुनिया में नंबर 1 आ गया है। नंबर 1 नहीं, नंबर 1 आ गया है। और नंबर 1 आया है पूरी दुनिया में इंटरनेट को इंटरप्ट करने में, उसकी स्पीड स्लो करने में, उसको अपने मुल्क के शहरियों के लिए एक्सेस करना मुश्किल बनाने में, जिसकी वजह से 1.6 अरब डॉलर का पाकिस्तान को या पाकिस्तान की इकॉनमी को उसका नुकसान उठाना पड़ा है। ये खबर भी इटसेल्फ बहुत बड़ी थी, हो सकता है इससे भी होश ठिकाने आए हों। लेकिन ओवरऑल प्रेशर का समा है कि अब एलन मस्क ने भी एक ट्वीट के जवाब में ये कहा है कि जो स्टारलिंक है वो पाकिस्तान आ रहा है। स्टारलिंक जो सेटेलाइट से इंटरनेट मिलेगा, आम जो घर में बैठे लोग हैं उनके लिए बता दूं कि पहले तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से या जो PTCL का या किसी और कंपनी का इंटरनेट घर में इस्तेमाल करते हैं, उस सब का कंट्रोल चौधरी निज़ामुद्दीन के पास ही रहता है। स्टारलिंक में आपके पास एक डिवाइस होगी और उसका कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट सेटेलाइट के साथ होगा ऊपर। चौधरी साहब उसे उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अब जो एलन मस्क हैं, जो कि बहुत ही ताकतवर शख्सियत हैं, इस वक्त आने वाले अमरीकी सदर प्रेसिडेंट का राइट हैंड उन्हें समझा जाता है, उन्होंने कल ही एक ट्वीट किया है कि स्टारलिंक ने पाकिस्तान में NOC के लिए अप्लाई कर दिया है। जैसे ही NOC मिला पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, स्टारलिंक शुरू कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर स्टारलिंक का NOC रोका जा सकता है। अभी जो ग्राउंड से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, एक तो PTA देख रहा है उस लाइसेंस को, फिर जो स्पेस से रिलेटेड हमारा, जी हाँ, हम भी कभी स्पेस जाने के ख्वाब देखा करते थे, जो स्पेस से रिलेटेड हमारा इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है वो भी चौधरी निज़ामुद्दीन के पूरे कब्ज़े में है, जहाँ सैयारों के, सितारों के और मवासलाती सैयारों के हालात, और हम कभी जा तो सके नहीं ऊपर, ना शायद अभी मुस्तकबिल करीब में जा सकेंगे, लेकिन बहरहाल हमने एक इदारा बना रखा हुआ है स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और वो पूरे का पूरा चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के कंट्रोल में है। अब वो भी देखेगा कि स्टारलिंक जो है इसको NOC देना है कि नहीं, और लग यही रहा है कि उसमें शर्तें कुछ ऐसी ही ऐड करेंगे कि किसी तरीके से आप हमें उसका कंट्रोल दें कि हम किसका फिर इंटरनेट बंद कर सकें और किसका चला सकें। लग नहीं रहा कि एलन मस्क इन्हें कंट्रोल देगा, क्योंकि अमूमी तौर पर वो भी बहुत हैवी हैंडेड है और वो ऐसी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल पर कंप्रोमाइज़ करते नहीं हैं। बट लेट्स सी, या फिर दूसरा तरीका ये होगा कि वहाँ बैठे किसी बड़े जनरल साहब के बेटे को कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, और वो जब मामला सीधे हो जाएंगे तो फिर स्टारलिंक्स का, ज़रूरी नहीं कि स्टारलिंक्स वो कॉन्ट्रैक्ट दे, पाकिस्तान के अंदर भी तो इक्विपमेंट बेचना होगा ना।
तो उसकी भी इजाज़त एनओसी किसी एक बंदे को अगर दे दी जाएगी तो फ़ायदा होगा। तो इस तरह का कोई चूहा बीच में से लगेगा और फिर आपको एनओसी और स्टारलिंक पाकिस्तान के अंदर काम करता हुआ शायद आने वाले महीनों में, दिनों में काम करता हुआ नज़र आए। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो आपके सामने मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ वो यही है कि चौधरी निज़ामुद्दीन पसपाई इख्तियार कर रहे हैं। ये एक्स का बहाल होना छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सबसे बड़ा दर्द सर है चौधरी निज़ामुद्दीन का। इससे सबसे ज़्यादा पिछले दिनों आपने खबर सुनी थी कि आर्मी चीफ और बिलावल जरदारी के दरमियान पर्सनालिटी क्लैश है। ये मैंने नहीं, ये आपके सामने दूसरे सहाफ़ियों ने खबर रखी थी, हमने सिर्फ रिपोर्ट की थी। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो सबसे बड़ा पर्सनालिटी क्लैश है वो ट्विटर के साथ है, एक्स के साथ है। सबसे ज़्यादा बुरा हमें वही लगता है और उसका खुल जाना, इसको आप खुद ही समझ सकते हैं कि पसपाई हो रही है। बहरहाल आगे चलते हैं, एक और पसपाई की खबर आपको देते हैं। ताहिर अशरफी साहब हैं तो हमारे दोस्त, लेकिन ताहिर अशरफी साहब को उर्फ़ आम में समझाने के लिए, वैसे बड़े मुहतरम हैं, मैं उनकी ज़ात के बारे में ये बात नहीं कह रहा, मेरे लिए तो बहुत ही एहतराम की जगह पे है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि वो एक ऐसा फ़ोन है जिसके अंदर 2 सिमें पड़ती हैं। एक सिम जो है वो सऊदी अरेबिया का नेटवर्क उठाती है तो दूसरा चौधरी निज़ामुद्दीन का उठाती है। अब लग ये रहा है कि इसी तरह जो 2 सिम वाला एक और फ़ोन था, मुनीब फ़ारूक साहब, उनके ज़िम्मे ये लगाया गया कि आप सऊदी अरब को घसीट लें इसमें। उन्होंने, याद होगा आपको खबर दी थी 2 दिन पहले कि साडी गल हो गई है। जी हाँ, इससे पहले आपने गौर किया होगा कि चौधरी निज़ामुद्दीन और उनके जो हरकारे हैं सारे, ख्वाजा आसिफ जैसे, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे, कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, अमेरिका भी हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, हम कोई अनड्यू प्रेशर नहीं लेंगे, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे। उसके बाद जो कुछ रिचर्ड ग्रैनल और उसके बाद अभी हमने कल आपको रिपोर्ट किया था, अब टैमी ब्रूस और उसके साथ जो मॉर्गन बीबी है, उनकी अपॉइंटमेंट्स के बाद लग रहा है कि चौधरी साहब को ये समझ आ गई थी कि ये एब्सोल्युटली नॉट सिर्फ इमरान खान ही कह सकता है, हमसे नहीं कहा जाना। इन हालात में अब दूसरी स्ट्रेटजी अपनाई गई है और वो स्ट्रेटजी है कि साडी गल हो गई है और उसमें इन्होंने घसीट दिया सऊदी अरेबिया को और मुनीब फ़ारूक से ये कहलवा दिया मिलिट्री सोर्सेज ने कि आप ये कह दें कि सऊदी अरब को भी इमरान खान पसंद नहीं है। सीधा सीधा मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया और इस वजह से उन्होंने अमेरिका को हमारी सिफारिश कर दी है और साडी गल हो गई है। अब मामला यहाँ आ गया। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ताहिर अशरफी साहब, क्योंकि मैं मामलात को कुर्बत से जानता हूँ, मैं उनके साथ काम भी किया हुआ है, क्योंकि मैं जब वज़ीर आज़म के साथ था तो उस वक्त उन्होंने वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ज़ाहिर है वो एक ऐसा तोहफ़ा है जो हर हुकूमत को अपने साथ रखना पड़ता है, जहेज़ में मिलता है, तो वो उस टाइम भी साथ थे। मोतबर आदमी है वैसे तो मुझे तब से पता है कि वो 2 सिम वाला फ़ोन है, उनके फ़ोन पर दोनों तरफ से सिग्नल आते हैं। तो ये अब सऊदी अरब ने डायरेक्टली सिग्नल अपने भेजे हैं और ताहिर अशरफी साहब ने अब नया बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि नया बयान का मतलब है कि मुनीब फ़ारूक को उन्होंने डिनाई किया है और बयान ये दिया है कि मुल्क सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान की दाखिली सियासत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए सऊदी अरब को पाकिस्तान की दाखिली सियासत में ना घसीटा जाए और उसके खिलाफ जाली झूठा प्रोपेगेंडा ना किया जाए और झूठ ना फैलाया जाए। अब जैसा मैंने कहा कि ये 2 सिम वाला फ़ोन आप समझें मौलाना साहब को, तो उनको जो डायरेक्ट सऊदी अरब से सिग्नल आए, अब आप सोचेंगे सऊदी अरब से सिग्नल क्यों आए, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। वैसे तो सऊदी अरब में उस तरीके से आपको पता है कि जमहूरियत या इलेक्शन वो नहीं है और राय अम्मा भी उस तरीके से पब्लिक खुल के बात नहीं कर सकती। जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, उनमें इंडोनेशिया में मुसलमानों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन इंडोनेशियन मुसलमान जो हैं और मलेशियन, उनका मजाज बिल्कुल डिफरेंट है। वो ज़रा ठंडे हैं, धीमे हैं बहुत ज़्यादा। सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिर्चें शायद ज़्यादा खाते हैं हम लोग, या मसाले ज़्यादा खाते हैं, मुझे नहीं पता वजह, लेकिन हमारा जो मिजाज है, और पंजाबी में कहते हैं बड़ा कब्बा सबा है, सो हमारा जो मिजाज है वो काफ़ी कब्बा है, वो काफ़ी टेढ़ा है। अरब कंट्रीज़ जितने भी हैं उन्होंने कभी उस तरीके से खुली डुली जमहूरियत देखी नहीं है, तो इसलिए उनका वो जमहूरी स्टाइल है नहीं।
तो ये जो सब कॉन्टिनेंट के लोग आते हैं, बांग्लादेश का भी थोड़ा सा सॉफ्टर, आप उनको बाहर भी मिलेंगे तो उनका भी जो थोड़ा सा ओवरऑल पर्सोना है वो आपको सॉफ्टर नज़र आएगा। इंडिया पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो वहाँ पर क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त हिंदुत्व है, उस वजह से दबे हुए हैं, उनके पास भी वो फ्रीडम नहीं है, तो इसलिए उनका एक्सप्रेशन भी उस तरह का नहीं है। तो अगर आप पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर देखें तो जो पाकिस्तान है वो एक यूनिक केस है। उनका जो एक्सप्रेशन है, जो उनकी आवाज़ है, जो उनका ओवरऑल अप्रोच है टुवर्ड्स ग्लोबल इश्यूज़, और अब इमरान खान के आने की वजह से सियासत में पिछले 15-20 साल से जो उन्होंने एक तलातम बर्पा किया है पाकिस्तान की सियासत में, माशरत में, उसकी वजह से पाकिस्तानियों की आवाज़ जो है वो बहुत ही यूनिक हो गई है। उसकी एक अपनी, वो एक अलग अलग किस्म का यॉनरा है। इस यॉनरा से दुनिया के तमाम खब्बी खान जो हैं वो खब्बी खाते हैं, मतलब वो इससे उलझना नहीं चाहते, वो या तो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं या दोस्ती रखना चाहते हैं। इसलिए कभी भी जो सऊदी शाही ख़ानदान है या सऊदी गवर्नमेंट है वो खामखा, क्योंकि अगर तो उन्होंने ये काम किया हो ना फिर तो वो बुराई लें, जब उन्होंने ये काम किया ही नहीं, सिर्फ इनके बयान देने पर वो पाकिस्तान की 60-70% जो आबादी का नौजवान है उसमें से 90% बल्कि उससे भी ज़्यादा इमरान खान के साथ हैं, वो क्यों उनके टारगेट पर आएँ और सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर तनकीद बर्दाश्त करें। इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर मौलाना साहब को कहा कि आप अपने आप को बयान दे दें कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, ये जो भी कहता है साड़ी गल हो गई है, ये सरासर बकवास है और इसमें हमें इंक्लूड ना किया जाए। ये भी एक आप पसपाई में रख के ही खबर को देखें। अगली खबर जो है वो आपके सामने देते हैं। आपने सबसे सुनी ये खबर, लेकिन अंधाधुंध पाकिस्तान के अंदर ना तहकीक की हम कोशिश करते हैं, ना खबर की बारीकी को देखते हैं, ना ही उसके अंदर छुपे हुए बायसनेस को देखते हैं, और बस उस खबर को हम दे देते हैं। कल से आप एक खबर सुन रहे होंगे, जो जॉर्डन का रॉयल इस्लामिक सेंटर है उसने पूरी दुनिया के 50 इन्फ्लुएंशियल मुसलमान लीडर्स की फहरिस्त जो है वो जारी की है और इमरान खान को उसमें 24वें नंबर पर रखा है। अब तमाम, मैं वीलॉग्स भी देख रहा था, मैं ट्विटर भी देख रहा था, पीटीआई के लोगों को भी देख रहा था, दूसरे लोगों को भी, और वो सबको एक ही चीज़ में करते हुए देख रहा था कि वो इस खबर को बहुत ही मुस्बत समझते हुए ट्वीट कर रहे हैं। वीलॉग्स के अंदर इसका जिक्र हो रहा है और कह ये रहे हैं कि एक वाहिद पाकिस्तानी है जो टॉप 50 के अंदर आए हैं और वो सिर्फ इमरान खान है। इसमें कोई शक नहीं कि ऑन सरफेस तो ये पॉजिटिव खबर ही लगती है कि पूरी आलम इस्लाम के अंदर 25 जो पर्सनालिटीज़ हैं, 50 पर्सनालिटीज़ जो हैं ओवरऑल जिनकी लिस्ट मरतब हुई है, उनमें 24वें नंबर पर अगर हमारी एक शख्सियत जो कि इमरान खान है वो आए हैं तो पॉजिटिव खबर है। लेकिन मैं इसे किसी और तरह से देखता हूँ। ज़रा पूरी इस्लामिक दुनिया के ऊपर नज़र दौड़ाइए इस टाइम। इस वक्त अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि दुनिया में जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी रैंक कर रही है, गूगल या दूसरे लोग, वो कर रहे हैं शेख तमीम बिन हामद जो कि अमीर कतर हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान को रैंक कर रहे हैं जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस है। उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान को कर रहे हैं जो कि आपको पता है कि टर्की के वो रुए रवा हैं। उसके बाद किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन को कर रहे हैं। आप में से ज़्यादा को उनका पूरा नाम भी नहीं पता होगा। जॉर्डन वैसे भी बहुत छोटा मुल्क है, उस एतबार से उनकी जो फॉलोइंग है, जो पब्लिक उनके पीछे है, जो उनका इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस है, वो मेरा नहीं ख्याल कि इन जो पहली मैंने 3 पर्सनैलिटीज़ और उनमें भी एर्दोगान साहब और मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो मैंने जिक्र किया, उसके अलावा ये जो दूसरी 2 शख्सियात हैं, इनका वो वॉल्यूम, इनका वो इम्पैक्ट, पैसे के एतबार से तो किसी को कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा पॉलिटिकल इम्पैक्ट वो नहीं है। आगे चलते हैं, आगे खमेनाई साहब हैं ईरान से, उनका भी जाहिर है वो भी वहाँ के एक रिलीजियस हस्ती भी हैं, लीडर भी हैं, वो भी हैं। चौथी पर्सनैलिटी ये हैं। और इसके बाद अगर आप पूरी आलम इस्लाम पर नज़र दौड़ाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा मोरक्को के किंग की बात आप कर सकते हैं, प्रेसिडेंट योको जो इंडोनेशिया के हैं उनकी बात कर सकते हैं। लेकिन आपको या आप में से बहुत सारे लोगों को ना ही मराकश के जो हेड है उनका पता होगा, ना ही वज़ीर आज़म जो या हेड ऑफ प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के हैं उनका पता होगा। तो आपको बुनियादी तौर पर 3 लोगों को का ही या 4 लोगों का ही पता होगा बुनियादी तौर पर।
एक तो मैंने ईरान की जो पर्सनैलिटी है उनके बारे में आपको बता दिया, सऊदी मोहम्मद बिन सलमान का बता दिया, टर्की के रजब अर्दगान का बता दिया, और उसके बाद इमरान खान। तो ये 4 पर्सनैलिटीज़ हैं जो हकीकी तौर पर आलम इस्लाम के अंदर जो है बड़ा नाम रखती हैं। अब इन चारों के बारे में भी अगर आप आबादी के लिहाज से देख लें तो इन चारों मुल्कों में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान इनसे दुगना नहीं, इन सबको इकट्ठा करें दिल करे तो तब पाकिस्तान अकेले की आबादी उतनी बनती हो, या सबको नहीं तो इनमें से 3 मुल्कों को इकट्ठा करें तो पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा बनती है। तीसरा, अरब ममालिक के किसी भी नौजवान को आप मिलें तो वो इमरान खान को अपना लीडर समझता है। मैं ज़ाती तौर पर इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ, उनकी पार्टी में हूँ, मैं एक पूरे के पूरी ईमानदारी से भी अभी तज्जिया करूँ तो कोई शक नहीं कि किसी ज़माने में तैयब अर्दगान की तूती बोलती थी मुसलमान दुनिया के अंदर, आज भी वो बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन अब इमरान खान उनसे बाय फॉर मोर पॉपुलर, मोर लोगों के दिलों में रहने वाले, मोर रेलेवेंट है जो करंट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, और दुनिया उनसे ज़्यादा मोहब्बत करती है। मैं इसमें हरगिज़ किसी सूरत भी तैयब अर्दगान साहब की पर्सनैलिटी को किसी सूरत भी कम नहीं कर रहा, या बुरा नहीं कह रहा, या गलत नहीं कह रहा। जाहिर है उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है। तो ये मेरी अभी तक समझ से बाहर है कि 24वें नंबर पर मैंने ये आपके सामने 5-6 नाम रख दिए। इनके अलावा अगर इस्लामिक दुनिया में कोई नाम है, ग्लोबल लीडर्स की बात हो रही है, उसके अलावा ठीक है सेकंड टियर थर्ड टियर में गुलकार भी होंगे, राइटर्स भी होंगे उसके अंदर, और बाकी ज़िंदगी के पार्लियामेंटेरियंस भी होंगे और बहुत सारे, लेकिन जो मेन नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल की पर्सनालिटीज़ हैं वो इन 4-5-6 लोगों के अलावा कोई नहीं है। और उनमें इमरान खान जो हैं वो उनका करीब करीब किसी के साथ इस वक्त मुवाजना नहीं है। इन हालात के अंदर चलें, अगर आपने मुवाजना करना भी है तो टॉप 5 में आप इमरान खान को रखेंगे या टॉप 3 में रखेंगे। चलें, अगर आपने पहले नंबर पर नहीं रखना कि पाकिस्तान चले फाइनेंशियली एक गरीब मुल्क है, फाइनेंसेस उतने नहीं है तो इम्पैक्ट कम होता है। अगर ये वाला आर्गूमेंट ये जो जॉर्डन का रॉयल इस्लामिक सेंटर है इसने अगर ये रखना है तो फिर भी 24वें नंबर पर मेरा तो हासा ही निकल गया। और कल से मैं देख रहा हूँ कि सभी इसको बहुत ही पॉजिटिव खबर के तौर पर शामिल कर रहे हैं। हालांकि जॉर्डन के अंदर अगर आप सर्वे करवा लें तो वहाँ भी इमरान खान नंबर 1 निकलेंगे इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द यंगर पीपल इन जॉर्डन। तो कहने की बात मेरी ये है कि ये वो टिपिकल बायस है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के ऊपर कहा था कि किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर फ़ौक़ियत नहीं है। मेरा ख़्याल है कि हमने उस बात के ऊपर पूरी तरह से अमल नहीं किया हुआ। हम का मतलब है हमारे में से बहुत सारे मुसलमानों ने, तो वो बायस आपको कभी कभी नज़र आती, कभी कभी नहीं, मुझे तो अमूमी तौर पर नज़र आती है, लेकिन ये उसी तरह की। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो मैं ये कहूँगा कि एक बाउंस बैक हुई है पीआर। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा कि आईएसपीआर में कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि आर्मी चीफ का अच्छा इमेज बने। आईएसपीआर की तरफ से एक खबर जारी की गई कि आर्मी चीफ ने 16 एकड़ किसी की ज़मीन जो थी वो वागजार करवा दी। अब अगर मैं आईएसपीआर में होता तो मैं ये मशवरा देता कि ये खबर कभी ना दी जाए, क्योंकि आर्मी चीफ का ये डोमेन नहीं है ज़मीन वागजार करवाना। वो अफवाज पाकिस्तान के हेड हैं और उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है, जैसे 20 लोगों को हिंदुस्तान ने घुस के मारा था, और या दूसरी तमाम, अब वाशिंगटन पोस्ट ने भी वो स्टोरी की है, गार्डियन ने भी किया, तो उन लाइनों के ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है। ये जो कुछ पारा चनार में हुआ उसको सेटल करना है, वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर हो रहा है उसको सेटल करना है, जो हिंदुस्तान कर रहा है उसको सेटल करना है, जो हमें अगर हमारे मिसाइल की रेंज बाजवा साहब सौदा कर गए, जैसा कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ऑन रिकॉर्ड बता चुके हैं, तो उन चीज़ों को फिक्स करना है। ये वाले काम हैं आर्मी चीफ के। अब ये खबर आईएसपीआर की तरफ से आर्मी चीफ के लिए निकालना कि 16 एकड़ ज़मीन जो है वो छुड़वा दी है, तो ये रॉन्ग पीआर ही है, राइट पीआर तो नहीं है। उनका आप फ़ायदा नहीं कर रहे, नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि साथ ही फिर दूसरी खबर आ जाएगी, उस पर भी तज्जिया करना पड़ेगा कि 16 एकड़ ज़मीन वागुजार करा दी और बंजर ज़मीन को आबाद करने के नाम पर 1,25,000 एकड़ ज़मीन जो है वो मज़ीद पाकिस्तानी फ़ौज की तहवील में चली गई। तो वो ख़बर भी साथ डिस्कस होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ का ऑफिस जो है वो किसी भी सूरत ज़मीन वागजार करवाने का दफ्तर है। उनके साथ इन ख़बरों को लिंक जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जिसने, मैं यकीनी तौर पर या तो आईएसपीआर से हुआ होगा या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में से ये हुआ होगा, वो जो माफ़ीनामे लीक किए गए
वो उसके ऊपर तो जो सीक्रेट एक्ट लगेगा कि किसने आर्मी चीफ के दफ्तर के अंदर से जिनको उन्होंने एग्जीक्यूट किया, और आप ही कह रहे हैं कि माफ़ी दे दी चंद महीने की, तो वो किसने लीक की है मीडिया को? तो जिस समझदार इंसान ने वो काम किया आर्मी चीफ के साथ, वही ये कर रहा है। मुझे बहुत हैरत हुई जब इस खबर को मैंने देखा कि ये कैसे हो सकता है कि किसी ने ये किया हो। अच्छा जी, मुनीब फारूक साहब जो हैं वो मज़ीद धमकियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना अच्छा, और आप देखेंगे अभी इशारा कर रहे हैं कि जब फैज़ हमीद साहब का मामला आना है और मिलिट्री कोर्ट्स में से, और अब बहुत कुछ निकलना भाईजान, और की निकलना है मिलिट्री कोर्ट्स में से। लोगों को सजाएं तो दे दी, अब और इसमें से आपने क्या निकालना है? तो अब तो पसपाई शुरू हुई है दूसरी तरफ। लेकिन बहरहाल ये मुनीब फारूक साहब का काम है। पहले ही उन्होंने जो सऊदी अरेबिया के बारे में खबर दी थी उसके ऊपर चौधरी साहब की भी दुर्गत बनी है, इनकी भी बनी है, और अब ताहिर अशरफी साहब को अगलों ने डायरेक्ट ही रब्ता करके कहा है कि आप ये स्टेटमेंट जो है वो जारी करें कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर इस स्टेटमेंट के ऊपर आप ज़्यादा दबाएंगे, ये मैं सिर्फ आपको, मैं सऊदी अरब को दबाने की बात नहीं कह रहा, मैं इनको ज़्यादा दबाएंगे और ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे कि ये सऊदी अरब को क्यों इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आप देखेंगे सऊदी अरब पब्लिकली आकर इनको डिसोन करेंगे इस बात पर कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, अगर आप और ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे तो। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने तरसीलात ज़र की याद दहानी करवानी है, और याद दहानी ये करवानी है कि इस वीलॉग के नीचे हम आपको एक लिंक देंगे। ये लिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब और गवर्नमेंट ऑफ मौजूदा जो रजीम है उन्होंने जनरेट किया है। तमाम एम्बेसीज़ को कहा है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पूछें कि वो रेमिटेंसेस भेजेंगे तो क्यों भेजेंगे, नहीं भेजेंगे तो क्यों नहीं भेजेंगे। मेरा आपसे दरख्वास्त होगी कि आप इस के ऊपर जाकर ज़रूर फीडबैक दें, और वो लोग दें जिन्होंने पाकिस्तान, अगर उसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी तरीके से शहबाज शरीफ की डाल के, तो आप साथ जो है ना अपनी राय अपनी दे दें, ताकि आपको ये कहीं उठा ना लें। नाम शहबाज शरीफ का लिख दें, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, चलें भले फॉर्म 47 पे ही हैं, उनके नाम पर सबमिट करें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, और बताएं कि आपने क्यों पैसे नहीं भेजने। क्योंकि ये जहन में रखिए कि इमरान खान की कॉल अब एक्टिव है कि आपने हर सूरत तरसीलात ज़र रेमिटेंसेस को रोकना है, इनको पैसे पाकिस्तान में नहीं भेजने, सवाए उसके जो बहुत ही ज़रूरी हैं आपके ख़ानदान के इस्तेमाल के लिए, उसके अलावा आपने रेमिटेंसेस को हर सूरत रोकने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे शेख मुजीब। अब उनकी बेटी ने ऐसी करतूतें की थी कि वालिद का बिल्कुल ही वो राह ले गई हैं। शेख मुजीब जो बाबा एक कौम कहलाते थे बांग्लादेश में, उनके बारे में अब ये फैसला किया गया है कि अब वो बाबा एक कौम नहीं है, बल्कि जनरल ज़ियाउर रहमान है। जनरल ज़ियाउर रहमान खालदा ज़िया साहबा के शौहर थे, और उसके अलावा जब 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया था और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया था, तो वो तो गिरफ्तार हो गए थे। जो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस या आज़ादी का जो ऐलान किया था वो जनरल ज़ियाउर रहमान ने किया था, इसलिए उनकी भी बहुत उस ज़माने से बड़ी इम्पोर्टेंस है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस बनाने के लिए दिलावर खान, आपको पता है जिन्होंने जज दिलावर ने जो फैसला किया था इमरान खान के ख़िलाफ़, उनका और अर्जुमंद शाहरुख के नाम भी शामिल हैं। पसंद के जब तक जजेस नहीं लग जाते तब तक किसी सूरत भी हमने फ़ैसला नहीं सुनाना, और फ़ैसला जो आपको पता है जो कि इस वक्त तोशाखाना 2 रखा हुआ है। अब जो टाउट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जो फ़ैसला है वो इसलिए नहीं सुनाया जा रहा कि अभी वो लिखा नहीं गया, 8 से 10 दिन और लगेंगे लिखने में। फ़ैसला तो आपको पता है कि रातों रात लिख लिया जाता है। ये कोशिश हो रही है कि पहले हाई कोर्ट में वो जजेस लगा लिए जाएं अपनी मर्ज़ी के, बेंच अपनी मर्ज़ी के बना लिए जाएं। जब बेंच अपनी मर्ज़ी के बन जाएंगे तो फिर फ़ैसले जो हैं वो सुनाए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जस्टिस मोहसिन कियानी, जो कि आफ्टर द चीफ जस्टिस प्यूनी जज हैं, सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं आमिर फ़ारूक साहब के बाद, उनको जस्टिस कियानी साहब ने जुडिशल कमीशन में से बाहर कर दिया है, क्योंकि वो बहुत तगड़े जज हैं, ओपनली और बहुत ही वोकल हैं, अपनी पोजीशन लेते हैं। हमारा खराज तहसीन, बहुत ही एहतराम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लिए। उनको अब साइड पे कर दिया गया है जुडिशल कमीशन में से, और मकसद क्या है? मकसद मर्ज़ी के जज रखना है ताकि मर्ज़ी का बेंच बने और फिर इमरान खान को उसमें से सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाए। अगले व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे एक और ख़बर के
बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बहुत ही गहरी चाल एक नई चलने जा रही है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, और वो क्या चाल है, उनको किस तरीके से नए तरीके से अब निशाना बनाने लगे हैं बुशरा बीबी को, वो पूरी खबर अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।